अब आज पढ़ेंगे हम मानव भूगोल कक्षा 12वीं के दूसरे पार्ट के अंदर आता है भील। भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, कौन है, क्या है, कैसे है, इनकी दिनचर्या। वैसे भीलों की बात करें तो भारत में भील है 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पे आते हैं। भारत में ये तीसरे नंबर पे आते हैं और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे आते हैं। पहले मीणा, उसके बाद दूसरा भील। उसके बाद अगर भील पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो उनको पालवी कहा जाता है, पालवी कहा जाता है। अगर भील मैदानी भाग में रहते हो उन भीलों को वागड़ी कहा जाता है। बागड़ी और वागड़ी दोनों अंतर है, याद रखना। भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविडियन भाषा है, उसके बिलु शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है तीर अंदाज। तीरंदाज का मतलब हो गया कि भी ये तीर अच्छे तरीके से, जो भील है वो तीर है वो अच्छे तरीके से चला लेते हैं। और इसका इसी बिलु शब्द का अर्थ होता है जैसे भेदना, वध करना, मारना भी हो सकता है। पुराणों में भी भीलों का नाम आता है, जिक्र किया गया है। कहते हैं, छोटी सी कहानी है कि जो महादेव हैं उनके पुत्र थे निषाद। निषाद से ही उत्पत्ति किसकी हुई है? भीलों की हुई। कैसी हुई कि एक बार निषाद ने महादेव के जो नंदी है उसको मार दिया था, तो महादेव ने गुस्से में आकर है निषाद को वो प्रवास दे दिया था, वन में भेज दिया था। और वन में जब निषाद रहा तब उसी से उत्पत्ति है वो भीलों की हुई थी। उसके बाद महाभारत के अंदर एकलव्य से संबंधित बताया गया है भीलों को, और रामायण में जो सबरी थी वो भी भील बताई गई है, और जिसके जूठे बैर है वो श्री राम ने खाए थे। और वो कौन सा जंगल था? वो था दंडकारण्य जंगल। उसके बाद महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे थे, भील है वो महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे थे। महाराणा प्रताप ने जब अकबर के जो युद्ध किया था, उनके विरोध हुए थे, तब भीलों ने महाराणा प्रताप की बड़ी सेवा की थी, क्योंकि महाराणा प्रताप उसमें जंगलों में निवास करने लगे थे। और ये बात कौन बताता है? कर्नल टोड बताता है। कर्नल टोड है वो बात बताता है। कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का पिता भी कहा गया है। उसके बाद भीलों के बारे में जाने तो भीलों ने शासन बहुत क्षेत्रों में किया है। तो उसके शासन क्षेत्र है जैसे डगरिया, डूंगरपुर, देवावा, उदयपुर, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा। इन 4 क्षेत्रों में भीलों ने बड़ा शासन किया है। अब करते हैं भीलों की शारीरिक बनावट का जिक्र। शारीरिक बनावट में देखें तो इनका कद भी नाटा होता है। इनका कद भी नाटा होता है। रंग है वो गहरा काला होता है। नाक थोड़ी चौड़ी होती है। आंखें थोड़ी लाल होती है। बाल हमेशा रूखे हुए होते हैं और जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। जबड़ा है वो थोड़ा बाहर की ओर निकला होता है। और इनकी शरीर की अगर पूरी शरीर की बनावट देखें तो पूरा शरीर सुगठित और सुडौल होता है। ये बड़े ही परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। और चोरी करना ये धार्मिक पाप मानते हैं कि भी पाप लगेगा अगर हम चोरी करेंगे। और ये स्वतंत्र रहना बड़ा पसंद करते हैं, अर्थात आजादी से बड़ा प्रेम करते हैं ये। आगे हम इसी यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे इनके निवास क्षेत्रों के बारे में, इनकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में, इनके समाज और संस्कृति के बारे में, और आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इन सभी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हाँ जी, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखिए, अब भीलों की पढ़ते हैं निवास क्षेत्र। ये कहां कहां आपको मिलेंगे। पहली बात तो यही है कि ये पर्वत निवासी होते हैं। ये पहाड़ों पे ज्यादा रहते हैं और ऐसे पहाड़ों में रहते हैं जो दुर्गम हो और निर्जन हो। इसका मतलब है कि जहां पर जाना मुश्किल होता है और जहां बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसे पर्वतों पे ये लोग निवास करते हैं। और ये अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा जैसी पहाड़ियों पर रहते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये लगभग ज्यादा पाए जाते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है वो राजस्थान में देखें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद
मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में, झाबुआ और रतलाम जिलों में ज्यादा मिलते हैं। गुजरात में ये पंचमहल और बड़ोदरा जिलों में ज्यादा मिलते हैं, और महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले जिलों में ज्यादा मिलते हैं। ये इनके निवास क्षेत्र है। जहां ये लोग निवास करते हैं वहां की जलवायु है वो मानसूनी है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा हैं, मानसूनी जलवायु है। पहाड़ है ना, पहाड़ पे रहते हैं तो वर्षा हमेशा होती रहती है, तो मानसूनी जलवायु है। और वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पति है वो लगभग 33% भाग पर तो वनस्पति पाई ही जाती है। अनाच्छादित पहाड़ियां होती हैं, मतलब पहाड़ियां हैं वो पेड़ पौधे से पूर्ण रूप से ढकी होती है। अपरदित मिट्टियां पाई जाती है, और मतलब परत बिल्कुल कम होती है इन मिट्टियों की। और वनों के उन्मूलन से, मतलब पेड़ पौधे जिस प्रकार कटिंग हो रही है, जिस प्रकार पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके कारण इनमें यहाँ समस्या आ चुकी है। ये बड़े दुखी हैं क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर, जंगलों पे तो ये रहते हैं, और यही पेड़ कट जाएंगे तो इनका निवास है वो, घर है वो छीन जाएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप। ये आर्थिक रूप से क्या करते हैं? ये आर्थिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में तो वैसे ही एकाकी रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं? आखेट करते हैं, जंगली जानवरों को मारना, उनको खाना, उनको संग्रहण करना, इकट्ठा करना, और आदिम कृषि भी करते हैं, मतलब जीवन निर्वाह कृषि है वो करते हैं आदिम तरीके से। और इसी के साथ ये पशुपालन भी करते हैं, ये पशुपालन भी करते हैं। और वनों से ये कंदमूल, फल फूल, पत्तियां आदि इकट्ठे करते हैं, और वनों से ये इन चीजों को इकट्ठा करने का काम केवल स्त्रियां करती हैं, पुरुष नहीं करते, बहुत कम करते हैं। और ये सब्जियां और घास भी उगाते हैं। पशुपालन के अंदर ये भेड़, बकरियां, गायें, भैंस और कुक्कुट, मुर्गी पालन, ये पशुपालन भी करते हैं। और आखेट के अंतर्गत है, जब ये शिकार करते हैं तो तीर कमान का ज्यादा उपयोग लिया जाता है। ये मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। पूर्व में ये अच्छे शिकारी थे, मतलब ये पहले है ना, जब शुरू में थे तब ये बहुत अच्छे शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत अच्छे क्या हो गए, ये किसान बन चुके हैं, कृषक है वो बन चुके हैं। और यहाँ की 80% से ज्यादा आबादी है आज वो किसान है, वो बने हुए हैं, खेती करते हैं। ये लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसको झूमी कृषि कहा जाता है। इस झूमी कृषि को ये दो नामों से जानते हैं। पहला, झूमी कृषि जब पहाड़ी क्षेत्र में होती है तो उसे ची माता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, उसको ची माता कहा जाता है। और जब यही झूमी कृषि मैदानी भाग में हो तो उसे दजिया कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं इनके भील जाति है वो इनके भोजन की बात करते हैं। तो भोजन में क्या यूज करते हैं? वैसे तो इनका वर्ष भर जो मुख्य भोजन होता है वो मक्का होता है, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिण भाग में रहते हैं, और दक्षिण भाग के कारण वहां पर मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो मक्का है वो इनकी मुख्य फसल होती है और मुख्य भोजन भी होता है। और ये अक्सर उत्सव के अंदर जब प्रतिभोज करते हैं तो ये चावल और लापसी बनाते हैं, पेय पदार्थ होता है और चावल है बनाते हैं। चावल को स्थानीय भाषा में चोखा कहते हैं। ये छाछ और आटे का जो घोल होता है उसे उबालकर एक पेय पदार्थ बनाते हैं जिसे राबड़ी कहते हैं, स्थानीय भाषा के अंदर हमारे प्रचलित है। और ये गेहूं, चना, उड़द, मूंग सब्जियों का भी खाने के अंदर यूज करते हैं। और ये मांसाहारी होते हैं, परंपरा रूप से देखें तो ये मांसाहारी भी होते हैं। और महुआ नामक पेड़ से ये देसी शराब बनाते हैं, नशीला पदार्थ होता है और ये देसी शराब है वो बनाते हैं, उसका सेवन भी करते हैं। तो महुआ से देसी शराब बनाने का काम केवल कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति करती है। अब देखते हैं इनके वस्त्र, पहनावे के बारे में देखें तो आजादी से पहले इनके कोई ज्यादा वस्त्र नहीं थे, कम वस्त्र पहना करते थे। और पुरुष है वो छार से बनी एक नेकर है वो पहनते थे, और स्त्रियां है वो पेटीकोट है वो पहनती थी। अगर वर्तमान स्थिति के बारे में जाने तो पुरुष है वो कमीज, धोती, साफा, और वर्तमान में जो चल रही है पैंट शर्ट है वो बहुत ज्यादा पहनने लगे हैं, क्योंकि ये वर्तमान में आधुनिक जो संस्कृति है उसके साथ घुल मिल गए हैं। स्त्रियों के बारे में देखें तो स्त्रियां हैं घाघरा, काचली और लुगड़ी पहनते हैं। लड़के हमेशा लंगोट बांधे रखते हैं, लंगोट है वो बांधे रखते हैं लड़के, और लड़कियां हैं वो घाघरी और ओढ़नी पहनती है। आभूषण की बात करें तो ये चांदी, पीतल, जस्ता और निकल धातु से बने आभूषणों को ज्यादा पहनते हैं। और महिलाएं
अपने आप को सजाने के लिए चूड़ियां है वो पहनती है, और लाख और कांच की चूड़ियां है वो इस समुदाय में ज्यादा पहनी जाती है। अब बात करते हैं इनके निवास ग्रह के बारे में। विभिन्न प्रकार के घर होते हैं, लगभग झोपड़ियां होती है, लगभग क्या होती है, झोपड़ियां होती है, और पूर्ण, और झोपड़ियां होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है। जिस प्रकार आज के घर है उसी प्रकार ये भी अपने झोपड़ियों को पूर्ण रखते हैं। जैसे उसमें अनागार और पशु ग्रह होते हैं, पशु रखने के लिए है वो घर होते हैं, और अनागार भी होते हैं। और इसके अंतर्गत जो घर होता है ना, घर, वो घर मिट्टी, पत्थर, बांस और छत, मिट्टी, पत्थर, घास आदि की बनती है, और जो छत होती है वह खपरेल से बनी होती है। नारियल के किसी पार्ट से है वो खपरेल बनाया जाता है और वो छत पे लगाया जाता है। महिलाएं अक्सर अपने घर की दीवारों पर गोबर और खड़िया आदि से लेप करती रहती है। वर्तमान में इनके यहाँ पक्के मकान भी बन चुके हैं, और ये हमेशा सघन बस्तियों में रहते हैं। सघन का मतलब होता है जो बस्तियां बिल्कुल पास पास होती है। ये छोटे गांव के जो समूह होता है, इनका छोटे गांव का समूह होता है, उनको फला कहते हैं, और बड़े गांव के समूह को ये पाल कहते हैं। फला और एक पाल, फला होता है छोटे गांव का समूह है, और पाल होता है बड़े गांव का समूह। इनके औजारों की बात करें तो ये सब ज्यादा धनुष बाण चलाते हैं, तलवार भी रखते हैं और खंजर भी रखते हैं। धनुष इनके यहाँ दो प्रकार के होते हैं, दो नामों से जानते हैं, एक हरियो, दूसरा रोबेदो। रोबेदो और हरियो, ये दो प्रकार के धनुष है वो इनके यहाँ। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जो भील हैं उनके यहाँ एक फटकिया होता है, फटकिया। ये क्या होता है, ये पंछियों को पकड़ने का एक फंदा होता है। पंछियों को पकड़ने का, पंछियों के जब शिकार करते हैं ये लोग, तब ये फटकिया नामक फंदे का यूज करते हैं। हो सकता है कि फटकिया नाम का फंदा है वो किस जनजाति पाया जाता है, तो भील। अक्सर जो भील संपन्न होते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, वो बंदूक भी रखते हैं। भीलों के घर में हमेशा तीन चीज जरूर मिलेगी, आवश्यक मिलेगी, 101% मिलेगी, किंतु परंतु भी नहीं इसमें। पहली बात, मिट्टी के बने बर्तन है वो हर भील के परिवार के अंदर, घर के अंदर मिलेंगे। मक्का पीसने की चक्की है वो भी मिलेगी, और बांस का बना पालना है वो हर भील जनजाति के घर में पाया जाता है। अब तीसरा टॉपिक है इसका समाज और संस्कृति। इसकी सोसाइटी के बारे में देखें, इसकी संस्कृति के बारे में देखें, क्या है क्या नहीं है। ये पितृ सत्तात्मक समूह में रहते हैं, मतलब पिता है वो परिवार के अंदर बड़ा होता है, इनकी आज्ञा से ही हर कार्य किया जाता है। ये लोग कुलों में निवास करते हैं, मतलब कुल होते हैं, वंश होते हैं, वंशों के अंदर रहते हैं, और हर वंश का, हर कुल का एक अलग ही गण चिन्ह होता है। कोई भी युवा हो, कोई भी बुजुर्ग हो, उसके पत्नी जरूर होती है, मतलब कोई भी अविवाहित नहीं रहता, और चाहे वो सामान्य विवाह हो, चाहे वो कहीं से अदर किसी एक्टिविटी से विवाह किया हो, लेकिन विवाह जरूर हो जाता है। इस भील जनजाति में बहुपत्नी रखने की प्रथा है, और विवाह का प्रस्ताव हमेशा वर पक्ष के द्वारा लाया जाता है। वर पक्ष ही है वो प्रस्ताव है वो लाते हैं विवाह का, और वधु का मूल्य चुकाया जाता है। वधु है, लड़की है जिसकी शादी होती है, तो उसका एक मूल्य चुकाया जाता है, जिसे ये लोग दापा कहते हैं। दापा, वधु का मूल्य चुकाया जाता है, उसे दापा कहते हैं। और वधु का जो मूल्य है वो लड़के का जो पिता है वो चुकाता है। एक इनके एक परंपरा, एक प्रथा है जिसे बोलते हैं गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो प्रथा क्या है? गोल गधेड़ो प्रथा वो प्रथा है जिसमें एक लड़का है वो इस प्रथा को करता है। अगर इस प्रथा को जीत लेता है तो वह लड़का है वो किसी भी लड़की से विवाह करने का है वो अधिकारी हो जाता है। अगर वो कहते हैं कि भी इससे शादी करना चाहता हूं, तो ये समाज के लोग हैं उस लड़के की शादी है उसे लड़की के साथ कर देते हैं। इसे बोलते हैं गोल गधेड़ो। ठीक है, जिस प्रकार स्वयंवर होता है उसी प्रकार जिसमें जो लड़की है वो वर को चुनती है, इसमें लड़का है वो लड़की को चुनता है। इसे बोलते हैं गोल गधेड़ो। ये प्रकृति के बड़े अच्छे पूजक होते हैं, प्रकृति को मानते हैं, सूर्य, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जब ये कृषि करते हैं तो कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी क्या करते हैं ये लोग पूजा करते हैं।
ये खासकर नाग देवता की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये शिव भगवान को ज्यादा मानते हैं, तो इसलिए नाग देवता की पूजा करते हैं। और ये अंधविश्वासी होते हैं और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। तीनों जनजाति हमने पीछे पढ़ी है, वो सभी क्या है, भूत प्रेत में विश्वास करती है। जब इनके यहाँ परिवार में कोई मर जाता है तो उनका दाह संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है। इनका मुख्य जो पर्व होता है वो होली और दिवाली होती है। और होली के अंदर क्या है, होली शुरू होने से पहले 1 महीने पहले है वो क्या करते हैं, ये दीर्घकालीन गीत गाते हैं, होली के गीत गाते हैं। इनका नृत्य होता है घूमर और गेर। आपने घूमर नाम सुना होगा, गेर नृत्य भी। अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि घूमर और गेर नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये भील जनजाति का लोक नृत्य जो राजस्थान में खास है। राजस्थान के अंदर है वो, दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर है वो 3 नदियां हैं, वो बहती है माही, सोम और जाखम। माही, सोम और जाखम। माही, सोम से माही, सोम और जाखम 3 नदियां जहां आपस में मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। सोम, जाखम, माही जहां आपस में मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इसी त्रिवेणी संगम पर इनके यहाँ मेला लगता है। और भीलों का अगर देखें तो ये बहुत बड़ा मेला है और इसे वेणेश्वर मेला भी कहा जाता है। इसे वेणेश्वर मेला भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इनका तीर्थ स्थल माना गया है। इस वेणेश्वर मेला है, ये जो वेणेश्वर मेला है ये जनवरी और फरवरी के माह के अंदर बढ़ता है। और इस मेले के अंदर शिव की पूजा की जाती है और अग्नि के चारों ओर नृत्य किया जाता है। अग्नि के चारों ओर है वो चक्कर लगा के नृत्य करते हैं। रात्रि के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहां, और उस मंदिर के अंदर रात्रि के अंदर रासलीला है। उस रासलीला के बड़े ही आनंद। उसके बाद फिर से अब बात करें तो भीलों की एक बहुत बढ़िया बात है, लगभग जनजाति लोगों की ये मेन बात होती है कि जब आपातकाल स्थिति इनको महसूस होती है कि लगा कि अब संकट आने वाला है, तब ये लोग क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। और ढोल बजाकर सभी लोग क्या होते हैं, एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और आपातकाल का सामना करते हैं। जिस प्रकार एक हमारे यहाँ खेल है जिसमें कबड्डी के अंदर हम कबड्डी कबड्डी करते रहते हैं, उसी प्रकार ये क्या करते हैं, जब ये युद्ध होता है या लड़ाई झगड़ा होता है इनके यहाँ, तो ये फायरे फायरे करते हैं। फायरे 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 करते हैं। तो फायरे फायरे इनका रणघोष है। जिस प्रकार हम कबड्डी कबड्डी करते हैं, समस्त पाल का मुखिया जो होता है और जो अपने आप में एक शासक होता है, मुखिया और अपने आप में शासक होता है, समस्त पाल का, समस्त पाल, पाल किसे कहा गया? जो बड़े नगरों का जो समूह होता है उसे पाल कहते हैं। बड़े नगरों का जो समूह होता है उसे पाल कहते हैं। और पाल का जो मुखिया, जो शासक होता है, उसे गैमेती कहते हैं। गैमेती, गैमेती कहते हैं। और इनके समाज के अंदर जो मार्गदर्शक होता है अर्थात जो गुरु होता है उसको बोलवा कहा जाता है। बोलावा कहा जाता है। इनके यहाँ सामाजिक जीवन के अंतर्गत है वो भीलों की कई पितृवंशीय गोत्रें होती हैं, जिस प्रकार हमारे यहाँ होती है, राजपूतों में होते हैं, चौहान हो गई है, सोनगरा हो गया है, निर्वाण हो गई है, उसी प्रकार इनके यहाँ भी गोत्र होती है। भीलों के अंदर पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिसको अटक कहा जाता है। इन पितृवंशीय गोत्रों क्या जाता है, अटक कहा जाता है। विवाह हमेशा गैर गोत्रों में किया जाता है। वो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। गैर जो गोत्र होती है, सेमिलर गोत्र के अंदर कभी भी विवाह नहीं होता, गैर गोत्र के अंदर विवाह होता है। इनके यहाँ जो विवाह है वो कई प्रकार के होते हैं, मुख्य 6 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे पहला है मोरबंदिया विवाह है, अपराह्न विवाह है, देवर विवाह है, विनिमय विवाह है, सेवा विवाह है और क्रय विवाह है। ये 6 प्रकार के इनके यहाँ के हैं विवाह के प्रकार हैं। गोमती किसे कहा गया है? भीलों में जो गांव का जो मुखिया होता है ना, उसे गोमती कहते हैं। गेमती या गोमती कहते हैं। बोपा क्या होता है? बोपा झाड़ फूंक करने वाले को ये लोग क्या कहते हैं? बोपा कहते हैं। भगत को किसे कहते हैं? धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को ये भगत कहते हैं। छोटे गांव के समूह को फला और बड़े गांव के समूह को पाल कहते हैं। छोटे गांव के समूह को फला और बड़े गांव के जो समूह है उसे पाल कहते हैं। इनका जो मुख्य नृत्य होता है वो गवरी नृत्य और घूमर नृत्य होता है। गवरी नृत्य है वो श्रावण मास के अंदर किया जाता है, जिसमें मां पार्वती की पूजा की जाती है।
और माँ पार्वती की पूजा करते समय ये गौरी नृत्य है वो करती है, इनके महिलाएं हैं वो करती है। स्थानीय लोक देवता ये क्या करते हैं, ये प्रकृति की तो पूजा करते हैं, मतलब ये स्थानीय लोक देवता होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं, जिसमें धराल, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना ही होगा, कालाजी गोराजी, इनकी बहुत अच्छी कथा है, कभी समय मिला तो जरूर बताएंगे। माता जी गोविंद गुरु जो अंग्रेजों के साथ लड़े थे, उनके यहाँ पहाड़ी पर आक्रमण हुआ, तो ये बहुत अच्छी इनकी स्टोरी है, कभी फुर्सत मिले तो जरूर बताएंगे। लसाड़िया जी महाराज, इनके यहाँ बहुत प्रसिद्ध लोक देवता है जिनकी पूजा करते हैं, आराध्य हैं। आधुनिक संस्कृति के साथ कैसा संपर्क है इनका, ये लास्ट पॉइंट है इसका। आधुनिक संस्कृति के साथ कैसा संपर्क है, आधुनिक संस्कृति के जैसे ये लोग संपर्क में आए हैं, ये चतुर और चालाक हो चुके हैं, ये भील जनजाति है वो चतुर और चालाक हो चुकी है, और ये बाजारी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगे हैं, मार्केटिंग है वो ज्यादा करने लगे हैं। युवा है, अब वो किसान न रहकर क्या हो गए हैं, अब शहरों में जाके मजदूरी करने लगे हैं, और बाह्य जीवन को जैसे इनके जीवन में आया तो इनकी जीवन शैली है वो काफी ज्यादा क्या हो गई है, परिवर्तन हो चुकी है। वर्तमान में सरकार द्वारा इनके आधारभूत सुविधाओं का है वो लगातार विकास किया गया है, उनके यहाँ स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन चीजों का विकास धीरे धीरे है सरकार है वो कर रही है। भीलों के बारे में तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे गौंड जनजाति। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।